जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप में से कोई भी बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, एफकेट, यूपीएसआई एंड अदर वेरियस स्टेट एग्जाम्स, और अगर आपको मैथ्स फ्री में पढ़ना है, तो स्टडी कैंपस आप सबके लिए लेके आ रहा है एक मैथ्स का कंप्लीट फ्री कोर्स जहां पे आप लोग मैथ्स को पढ़ सकते हो। इसकी जो ब्रांचेज है वो मुंबई में, दिल्ली में और मुंबई में वेरियस जगह पे इसकी ब्रांचेज है। ये आपको ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारी ऑफलाइन बैचेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और अगर आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट करना है तो आप वहां पर भी विजिट करके हमारे क्लासेस के बारे में देख सकते हो। ओके, तो हम लोग अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जो कि आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या टॉपिक है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ओके, सो लेट्स गो। ओके, तो नंबर सिस्टम जो हमारा आज का टॉपिक है, क्या टॉपिक है हमारा? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे मेन बात क्या होती है? नंबर्स की। अगर हम लोग नंबर सिस्टम में केवल और केवल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, बस केवल और केवल नंबर्स। अगर हमने नंबर्स का पूरा कुंडली, अतीत, भविष्य, वर्तमान सब निकाल के देखेंगे नंबर्स के बारे में, तो नंबर सिस्टम में जो नंबर्स है, तो नंबर्स दो टाइप के होते हैं। हमारे जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस थे उन्होंने नंबर्स को दो टाइप में डिवाइड किया है, और ये आप सबने देखा भी होगा। तो नंबर्स के वो दो टाइप कौन से? एक तो उसका जो पहला टाइप है वो है रियल नंबर। वो क्या है? रियल नंबर्स। और एक आता है हमारा इमेजिनरी नंबर। कौन सा आता है? इमेजिनरी नंबर। ओके, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है, और इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पे शो नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन लिया। ओके, मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन लिया और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सेंटर में रखा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3। ओके, जिन नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो नंबर्स हमारे होते हैं रियल नंबर्स। ओके, और इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम लोग नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। लाइक इमेजिनरी नंबर में एक नंबर हमारा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप में से जितने बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होंगे या कॉमर्स बैकग्राउंड के भी भले रहे हो, तो आपको क्लास 11 और 12 में तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसको हम लोग बोलते थे क्या? आयोटा। क्या बोलते थे हम लोग उसको? आयोटा बोलते थे। जैसे कि अगर आपको मैं पूछूं कि √4 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग बोल दोगे सर √4 की वैल्यू √2 होती है। तो √4 मेरा क्या है? √4 मेरा एक रियल नंबर है। बट अगर मैं आपको पूछूं कि -7 की वैल्यू क्या होती है, √-7 की वैल्यू क्या होती है, तो आप लोग नहीं बता पाओगे इसकी वैल्यू, क्योंकि ये मेरा होता है एक इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर -7 इस जिसका वैल्यू हम लोग कभी नहीं निकाल सकते। इसीलिए यहाँ पे जो आयोटा एक ऐसा टर्म डिफाइन किया और उसको बोला गया कि इसका वैल्यू होता है √-1। √-1 क्या होता है? आयोटा का वैल्यू होता है। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं आई को स्क्वायर करता हूँ तो क्या बन जाएगा हमारा? ये -1 बन जाएगा ना। अब ये देखिए, अब इस √7 की वैल्यू कैसे निकलती है हम लोग की? इस √7 को हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, -1 × 7, वेट ए मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं इसको -1 × 7 लिखूँ, फिर उसके बाद में मैं इसको लिखता हूँ -1 × 7, मतलब ये देखो, ये तो मेरा हो गया i², और ये है मेरा है 7, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 7i²। काफ़ी ठीक है पेन, बराबर। ओके, देखो, मतलब मैं इसको 7i² लिख सकता हूँ ना। √7 मतलब क्या है मेरा? 7i²। ओके, तो यही होता है मेरा इमेजिनरी नंबर, जो नंबर लाइन पे शो नहीं होते। और जो नंबर्स नंबर लाइन पे शो होते हैं उनको हम लोग किस में लिख सकते हैं? रियल नंबर्स में। तो अभी हम लोग थोड़ी बातें करते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में, क्योंकि आपने रियल नंबर्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा।
मतलब 1 2 3 4 5 6 ये आपको आता है। तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देख के लेते हैं। देखिए ये जो मैथ्स का लेक्चर है ये पूरा कवर करेगा आपका, मतलब कि हर एक चीज, ऐसा कुछ आपका यहाँ पे छूटेगा नहीं कि जो मैथ्स के एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है, अगर आप 1 to 1 इंटरेक्शन पाना चाहते हैं टीचर्स के साथ में, तो आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके बैचेस कब है आप उसको पता करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके चलो, अभी अगर हम लोग बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की। ओके, इमेजिनरी नंबर, अभी अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसके लिए भी लिख देता हूं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ओके चलो देखो, इमेजिनरी नंबर इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अभी कैसे बना, देखिए जैसे कि हमने अभी जो यहाँ पे लिखा था अपना 7i² ना, तो 7 क्या है मेरा, 7 मेरा रियल पार्ट है और i² क्या मेरा इमेजिनरी पार्ट है ना। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाया गया है जिसके अंदर हम लोग नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a+bi, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसका a+-bi, ये है इमेजिनरी नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का, इन शॉर्ट किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, a+-bi। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7+4i या फिर 7-4i, तो ये भी मेरा क्या है, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मेरा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये भी मेरा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, चाहे आप कौन सा भी नंबर लिख लो, चाहे आप कौन सा भी नंबर लिख लो, जैसे कि 9+4i, 13-8i, ये सब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, इसको z से डिनोट किया जाता है मॉड z। ये जो लाइन यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे मारी है ना सीधी लाइन, इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस बोलते हैं, बट शॉर्टकट में इसको मॉड भी बोला जाता है। ओके मॉड, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है a² + b², ये मेरा a है और ये मेरा b है। ओके, तो ये इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी a² + b²। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया z इक्वल्स टू, और हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है। ओके, और जब मेरे को इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं इसको एक मॉड के अंदर कैद कर दूंगा, तो मैं इसका मॉड निकाल लूंगा। ओके, तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे z लिखता हूँ और मेरे को इसका मॉड निकालना है, मैंने यहाँ पे z की वैल्यू नहीं लिखी, z मेरा है 3+4i। ओके, तो अब मैं इसका अगर मॉड निकालना चाहूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ, ये मेरा क्या है, अगर मैं इसको a+bi से कंपेयर करूँ तो 3² + 4² इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 9+16 कितना होता है 25, 25 मतलब √25 मतलब 5, ये मेरा क्या होगा मैग्नीट्यूड z की वैल्यू होगी मेरी क्या 5। समझ गए आप सब। तो इसके अंदर तीन चीजें याद करने लायक थी क्या, एक तो i की वैल्यू -1 होती है, i² की वैल्यू, i की वैल्यू √-1 और i² की वैल्यू -1, और मॉड z की वैल्यू a² + b², और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है z इक्वल्स टू a+-bi। ये आपको, अरे हाँ अगर आपके मन में डाउट रहेगा कि ये माइनस यहाँ पे क्यों नहीं आया, देखिए बच्चों ये प्लस रहेगा तो b² का जो प्लस रहेगा वो प्लस में ही आएगा, और अगर माइनस भी लिखता हूँ तो भी वो स्क्वायर होकर प्लस बन जाता है, इसीलिए यहाँ इसके मैग्नीट्यूड के अंदर माइनस का साइन नहीं आया। ओके, तो ये चार चीज़ें याद करने लायक है। ये सब कौन से एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि कोई अगर आपका टेक्निकल एग्जाम है, अगर उसके अंदर मैथ्स पूछी जाती है तो अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट से क्वेश्चन बनाते हैं तो इन चारों से बाहर नहीं जाएंगे। अगर बेसिक लेवल के ऊपर आपका एग्जाम है, और अगर एडवांस मैथमेटिक्स में से अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट का कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो यही 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं बस। और अगर देंगे भी तो आपको ऐसा एक फॉर्म देंगे और बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालो बस, नहीं तो क्वेश्चंस तो आते बहुत कम है इसके अंदर से, न के बराबर क्वेश्चन आते। कभी कभार अगर किस्मत खराब हुई तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं तो नहीं पूछते।
ओके, तो इसको केवल अपने माइंड में बसा लो और याद कर लो। ओके ओके। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हिंदी होता है वो होता है सम्मिश्र संख्या है। क्या होता है? सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या क्या होता है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता है। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में करी होगी, बट जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, देखो इंग्लिश और हिंदी मैथ्स के अंदर कोई लैंग्वेज होता है, मैथ्स का एक ही लैंग्वेज होता है, वो होता है नंबर्स। बस मैथ्स में एक ही लैंग्वेज होता है, नंबर्स। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस लेक्चर को बाइलिंगुअल फॉर्म में लेके जा सकूं, जहां पे मैं इंग्लिश में लिखूं, हिंदी में बोलूं और हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा मैं लिखवाता रहूं। ओके, ताकि हिंदी मीडियम के जो बालक हैं वो भी इस लेक्चर को देख सके, तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो। ओके, हमने पढ़ लिया। अभी हमने देखा था नंबर्स के दो पार्ट, एक रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर। तो अभी हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स के दो पार्ट। किसके? रियल नंबर्स के, कि रियल नंबर्स आगे कैसे डिवाइड होता है, रियल नंबर्स। ओके, चलो रियल नंबर्स। ओके, देखो रियल नंबर्स को डिवाइड किया जाता है इंटीजर में और डेसिमल में। डेसिमल, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक और डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। इतना तो आपको मालूम ही रहेगा, बेसिक सी बात है। ओके, तो इसमें भी जो हमारे डेसिमल है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? डेसिमल के बारे में। क्योंकि इंटीजर के बारे में क्या पढ़ना, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, मतलब कि कोई भी एक पूरा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी तक, ये मेरा क्या होता है? इंटीजर होता है। और ऐसा ही माइनस में नेगेटिव इंटीजर। ओके, चलो तो अभी हम लोग पढ़ते हैं अपने डेसिमल के बारे में। डेसिमल, डेसिमल मेरे दो टाइप्स के होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं डेसिमल पार्ट से, जिसमें हमारा आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, और यहाँ पे आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? इसके नाम में ही छुपा हुआ है टर्मिनेटिंग, मतलब जिसको टर्मिनेट किया जा सके, जो टर्मिनेट होता है। अगर हिंदी अनुवाद दूं तो इसका मतलब होता है शांत दशमलव। क्या होता है इसका अनुवाद? इसका अनुवाद होता है शांत दशमलव। ओके, और इसका होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, ये शांत है और ये अशांत है। ओके, शांत मतलब जैसे कि मैंने डेसिमल, डेसिमल मतलब ये जो पॉइंट होता है ना नंबर्स के बीच, उसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल। मैंने यहाँ पे लिखा है 0.15। 0.15, ये क्या होगा मेरा? शांत है, मतलब इस 15 के आगे और कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको 15/100 लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 0.123, तो मैं इसको 123 डिवाइडेड बाई 1000 लिख सकता हूँ। ये मेरा क्या है? शांत दशमलव है। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 912, मतलब 9124, मतलब 9124 डिवाइडेड बाय 40, 10,000, मतलब जिसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकूं, P/Q के फॉर्म में लिख सकूं। इंग्लिश में डेफिनेशन लिख देता हूं, which can be written in the form of P/Q। वो हमारा किस में आता है? वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है। वो हमारा किस में आता है? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है। इसको एक नाम और दिया जाता है जो हमारा होता है रैशनल नंबर्स। जो क्या होता है? रैशनल नंबर्स। आपने रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में तो आई होप स्कूल में पढ़ा ही होगा। क्या होता है?
रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके वो मेरा होता है रैशनल नंबर्स। एवरी इंटीजर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, क्या इंटीजर एक रैशनल नंबर है? जी हाँ, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूँ, मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ, मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ। मतलब मैं इंटीजर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा रैशनल नंबर होता है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर्स। इसको आप लोग एक स्टेटमेंट बना के नोट कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टेटमेंट। देखो इस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में से ना यही डेफिनेशन वाला पार्ट एग्जाम में मोस्ट पूछा जाता है, खास करके सीडीएस और एफकेट के एग्जाम्स में। अगर नंबर सिस्टम में से वो लोग को अगर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से क्वेश्चन बनाना है, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से क्वेश्चन बनाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट बना के डाले हम लोग के बच्चे का दिमाग घूम जाए, बस और कुछ नहीं। वो लोग केवल स्टेटमेंट पे ध्यान देते कि बच्चे का दिमाग घुमाना है हम लोग को। ओके, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। ओके, और इस लेक्चर सीरीज के लिए थैंक्स टू स्टडी कैंपस, जो मौका दिया आप सबको यहाँ पे सिखाने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में, वो भी क्योंकि आजकल कोई सिखाता नहीं है। अगर आपको टीचर से इंटरेक्ट करना है 1-to-1 बात करके, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बेस्ट टीचर्स हैं, अगर आपको बात करना है तो आप कॉन्टैक्ट दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए हो गया। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल और रैशनल नंबर्स। ओके, अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या क्या आता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में मेरा दो टाइप का होता है, एक होता है मेरा रिपीटिंग, एक होता है मेरा रिपीटिंग, और एक होता है नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। ओके, और एक मेरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, अब ये देखिए, अब रिपीटिंग डेसिमल मेरा क्या होता है। रिपीटिंग डेसिमल मेरा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जो एक ही नंबर को एक पैटर्न में बार बार रिपीट करे, जैसे 7 7 7 7 7 7 ये अप टू कहाँ तक गया किसी को नहीं पता। 0.8181818181, मतलब कि एक स्पेसिफिक नंबर वाले, जैसे 81 मतलब जो पैटर्न बनाए रिपीट करने को। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7777, यहाँ पे 81 अभी नंबर्स कितने भी हो सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 914 914 914 914, ये क्या है, रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे रिपीटिंग डेसिमल्स को भी हम लोग रैशनल नंबर्स में ही काउंट करते हैं, और वो कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। और एक होता है मेरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल मतलब जिसके अंदर कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, वो ऐसे ही चलता हुआ चला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब टू कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता। 0.7685431498721, और ये अप टू ये इन्फिनिटी तक, जिसका कोई अंत नहीं है, ये होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए अशांत तो ये भी है, ये भी शांत नहीं हो रहा है कहीं पे, और ये भी शांत नहीं हो रहा है, बट ये मेरा आता है रैशनल नंबर्स के अंडर, और ये मेरा आता है इररेशनल नंबर्स के अंडर। इररेशनल नंबर्स मेरा क्या होता है, इररेशनल नंबर्स मेरा वो होता है जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, रिपीटिंग डेसिमल ना, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखो मैं लिख रहा हूँ, तो आई होप कि आप सब भी मेरे साथ में लिखते रहोगे अपने नोट्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, मैंने नंबर क्या लिखा अपना 077, नहीं दूसरा नंबर लेता हूँ, यहाँ पे 77 तो लिया था पिछली बार, मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 3333333। अब ये देखिए, ये जो नंबर है कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है 3, तो जो नंबर कंटिन्यू रिपीट होता है उसको एक बार लिख के उसके ऊपर लगा दो बार। ये बार क्या डिनोट करता है, बार डिनोट करता है रिपीटेशन को, बार डिनोट्स रिपीटेशन।
बार्स किसको डिनोट करता है, वो रिपीटेशन को डिनोट करता है। ओके, और अगर इसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सिंपली क्या रूल है इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए, स्कूल में पढ़ा होगा। देखिए ये आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है वो होता है क्लास 9th और 10th का सिलेबस। ओके, बट अब ये डेसिमल वाला चैप्टर आपने कक्षा 3 और 4 में पढ़ चुकी है, तो मैं ये मिनिमम 1 से 2 बार में बताऊंगा, बाकी तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। तो आप लोग ग्रेजुएट लेवल के बंदे भी हो, अगर 12+ वाले बंदे भी देख रहे हो तो यार तीसरी चौथी पढ़ी है ना तुम लोगों ने भी। ओके, तो मैं इसको ज़्यादा टाइम सिखाने वाला नहीं हूँ, तो दिमाग खोल के देखो और सुनो, इसको भूलना मत और लिखो अपने हाथों से। ओके, तो ये मेरा होता है 3/9। देखो 3 मैंने यहाँ पे लिखा, फिर से लिख रहे हैं। देखो पहले यहाँ पे देखो 0 को निकाल दो, पॉइंट और बार को निकाल दो। नंबर क्या है मेरा 3 है, जो नंबर बचा उसके ऊपर लिखो, जो नंबर है उसको लिखो। और बार कितने नंबर के ऊपर है, 1 के ऊपर, तो नीचे 1 9 लगा दो। अगर आप लोग कैल्शियम में सॉल्व करके देखोगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मेरा 1/3 मेरे को मिल जाएगा। और 1/3 मेरा क्या होता है, 1/3 मेरा होता है 0.3333, जिसका एंड नहीं होता। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। किसके फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में। अगर मैं लिखता हूँ 0 कोई नंबर लिया मैंने 51 51 51 51 अप टू, तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, 51 लिखूंगा और 51 के ऊपर बार, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार आएगा, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार आएगा। ओके, तो ये मेरा बन जाएगा 51/99। 99 क्योंकि 2 नंबर के ऊपर बार है ना, तो 1 9 और 1 9, इसलिए 99। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.123 123 123 123, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 0.123 बार, मतलब 123, 3 नंबर पे बार है मतलब 3/9। ओके, मैंने एक नंबर लिख लिया जैसे कि 4567 4567 4567, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा 0.4567 का बार 4567 डिवाइडेड बाय 4/9। कितनी बार, 4/9। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम लोग रैशनल नंबर्स भी बोले तो कोई गलत बात नहीं होगा, इसको हम लोग रैशनल नंबर्स भी बोले तो कोई गलत बात नहीं होगा। देखिए अब इसके आगे का जो एडवांस पार्ट है, जैसे कि अगर किसी के मन में डाउट आए सर अगर ऐसा नंबर दिया हो 12333333, मतलब कि 0.12 3 पे बार ना, तो इस नंबर को सॉल्व करने का जो टॉपिक है वो आता है सिंप्लीफिकेशन के अंदर। ओके, तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे। अब तक आपने नंबर सिस्टम जो जैसा पढ़ा होगा, मैं अगर अंदाजा लगा तो आपने नंबर सिस्टम कैसे पढ़ा होगा, आपने नंबर सिस्टम में ही कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े होंगे एक साथ। आपने HCM LCF उसके अंदर पढ़ा होगा, कौन सा, LCM HCF आपने पढ़ा होगा, सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम में सारे क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के। ओके, तो ये देखो नंबर सिस्टम अलग चैप्टर है, HCF LCM अलग चैप्टर है और सिंप्लीफिकेशन अलग चैप्टर है। फिर इसके बाद आता है इंडाइसेस एंड सर्ट्स। ओके, इंडाइसेस एंड सर्ट्स, इंडाइसेस एंड सर्ट्स। ओके, तो ये नंबर सिस्टम में ये सब टॉपिक नहीं आता। अगर आपने ये सब टॉपिक पढ़ रखा है ना, तो नंबर सिस्टम का उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम एक अलग चैप्टर है, एक अलग इसका लेवल है। अगर आप प्री का पेपर देखोगे SSC CGL प्री का, तो मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम के ऊपर रहते ही है। और अगर मेंस में जाओगे तो वही क्वेश्चन 10 से 12 बन जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन किसमें, मेंस के लेवल में। और CDS में तो 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं नंबर सिस्टम से। HCF LCM से अलग 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से अलग 3 क्वेश्चन, लॉगरिथम से अलग 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये सब मेरा होता है नंबर सिस्टम में। देखो आज हमारा बेसिक्स का पार्ट है, तो नंबर सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ हम लोग केवल क्या नंबर सिस्टम पे बात करने वाले हैं। और ये लेक्चर चलेगा कम से कम 22 से 25 दिन तक, सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम। ओके, जिसको बोर होता रहेगा वो लेक्चर छोड़ दो यार। और अगर जिसको पढ़ना है सीरियसली नंबर सिस्टम, तो वो टिके रहो, वो 22 से 25 दिन में पूरा नंबर सिस्टम वो सीख के जाएगा, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम। कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला उससे, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स। आपने जितने भी मैथ्स की बुक्स क्लास नोट्स देखी होंगी ना, तो इस टाइप में तो नंबर सिस्टम बहुत कम जगह सिखाया जाता होगा। ओके, बट स्टडी कैंपस आप सबके लिए ये जो लेक्चर सीरीज लेके आया है मुफ्त में, तो उसका लाभ उठाइए और फ्री में देखिए। ओके, चलिए,
तो हम लोग ने अपना क्या देख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स देख लिया। ओके, अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं अभी हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अरे यार, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब देखिए, अब यहाँ पे ना आपको दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी खासी सीखने को मिलेंगी। ओके, तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख लिया 0.98213467812342101141999। अब ये बढ़ता ही जाएगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला। देखिए, ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं कर रहा, इसके अंदर आप कहीं पे बाहर नहीं लगा सकते। तो ये मेरा किस में आता है, मेरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और अगर आप लोग इसको इरेशनल नंबर बोलोगे तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इरेशनल नंबर भी वही होता है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा √2 की वैल्यू, ये मेरा क्या होता है 1.4142, ये बढ़ता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होता। √5 की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू क्या खत्म नहीं होती है। ओके, तो 2.23606, ये भी बढ़ता ही जाता है, खत्म नहीं होता। ये मेरा क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। बट परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई बोला √4 तो √4 मेरा 2 होता है, ये मेरा इरेशनल नंबर नहीं होता है। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता है। ओके, वो रैशनल नंबर में आता है। जैसे अगर किसी ने बोला सर पाई, पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्या होता है 3.147, ये 5 लाख डिजिट्स तक खोजा जा चुका है। पता है, पाई कोई ना एक छोटा नंबर नहीं है, पाई एक वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है। इससे आप लोग यूनिवर्स को डिफाइन किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एक पाई से। ओके, अब आप लोग में से ना कितने महारथी ऐसे रहे होंगे जो बोलेंगे सर पाई तो 22/7 होता है ना सर, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। नहीं, ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू है 22/7, ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू है 22/7। ओके, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू होती है। ओके, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आज तक बना नहीं है कि ये दो आपको लिख के दिया जाए और आपको पूछा जाए कि कौन सा राइट है। ओके, चलो देखो, तो पाई क्या होता है मेरा 3.147, और ये मेरा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है पाई। पाई मेरा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, याद रखना। 3.147, ये 5 लाख डिजिट्स तक खोजा जा चुका है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि पाई मेरा रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो नोटिस कि पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई इज अ इरेशनल नंबर। कितने बच्चों ने तो 22/7 सोच के उस टाइम पे पी बाई क्यू फॉर्म मार के आया था। पाई इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, समझा? अभी तक कोई डाउट? देखो, अगर आपको डाउट रहेगा ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए अपना। मैं डाउट को, अगर आप सबके डाउट ज़्यादा हुए और अगर कॉमन डाउट रहा सबका, तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगा। ओके, वैसे तो अभी तक तो कोई डाउट आना नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि उतना कुछ स्टेप सिखाया ही नहीं है मैंने अभी तक। हम लोग मेन टॉपिक पे गए ही नहीं है, तो डाउट कहाँ से आएगा आप सबको। ओके, चलो। ओके, तो अपने नोट्स में एक कॉलम ये भी बना लेना कि रियल नंबर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। वो क्या होता है मेरा, वो मेरा होता है एक तो रैशनल नंबर, और एक होता है मेरा इरेशनल नंबर। ओके, एक क्या होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन हो क्या होता है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एक्सप्रेस इन पी बाय क्यू फॉर्म।
जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये याद रखना। एंड जहां पे p क्या होता है, p एक इंटीजर होता है, p इज एन इंटीजर। जहां पर p एक इंटीजर होगा, अब अगर कोई आपसे आके ऐसा पूछे कि 2.5 डिवाइडेड बाय 0.3 क्या ये रैशनल नंबर है? जी हाँ, ये रैशनल नंबर है, बट इसको इंटीजर में बनाना पड़ेगा। आप लोग पॉइंट से पॉइंट निकालोगे तो 25/3 होगा। अब ये रैशनल नंबर बना। अगर पूछो क्या सिर्फ यही, इसको बिना काटा कूटे बताओ कि ये रैशनल नंबर है, जी ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। समझे? अभी आप में से कितने का मन में ये सोच रहे हो सर दोनों सेम नंबर तो है, बस 10⁻⁻1 को तो कैंसिल किया हमने। नहीं बच्चा, ये डेसिमल में है, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे क्या है? डेसिमल में है। ऊपर नीचे दोनों इंटीजर होना है चाहिए, एक पूर्णांक, एक पूरा नंबर होना चाहिए, और 2.5 नंबर कोई पूरा नंबर नहीं होता। अगर आपसे सिर्फ यही पूछा होता कि इसको बिना कैंसिल किए, बिना किसी कैलकुलेशन के बताओ कि ये क्या, ये मेरा p/q के फॉर्म में रैशनल नंबर है, जी नहीं, ये नहीं है, ये है। ओके? तो इतनी छोटी छोटी बात के ऊपर भी ना कभी कभी क्वेश्चन बनाया जा सकता है एग्जामिनर द्वारा, क्योंकि आज के टाइम के जो एग्जामिनर है ना वो चालाक हो गए बहुत। आज से 6 साल पहले जब 2014 के क्वेश्चंस बना करते थे ना, तो वो टाइम के क्वेश्चंस आते थे सरल, इजी क्वेश्चंस आते थे, बट उस टाइम के जो क्वेश्चंस रहते थे लाइक के सेम पैटर्न, सिर्फ क्वेश्चंस का मतलब कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, सिर्फ क्वेश्चंस में से ना डिजिट्स अलग कर देंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है। पहले आपको बोलेंगे कि राम ने शाम को 32 रुपए दिए, तो अगले क्वेश्चन में क्या बोल देंगे, गीता ने सीता को 32 रुपए दिए, बस। या फिर गीता ने सीता को 21 रुपए दिए, और बाकी के क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस में ना केवल नंबर्स चेंज करते थे वो लोग। तो 2014 में जितनी कोचिंग्स थी ना, वो लोग यही ऐसा ही सिखा के मस्त पे कि करोड़ों रुपया छाप कर ऐसी कोचिंग्स लिया करती थी। बट जैसे जैसे समय बदला, मार्केट में नई नई चीज़ें आई, मार्केट में नए नए वायरस आए, तो मार्केट में नए नए एग्जामिनर भी आए। जब से एग्ज़ाम टीसीएस को दिया गया है, जब से एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर बनाने को टीसीएस के हाथ में दिया गया, टीसीएस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकाल कर लाता है ना बच्चों कि जिसके मतलब सोचा नहीं जा सकता, मतलब जिसके अंदर कैलकुलेशन भी हो और लॉजिक भी हो। टीसीएस ऐसे पेपर बनाता है आज के टाइम पे। तो आज के टाइम पे बच्चों को प्रैक्टिस भी उतनी ही करनी पड़ेगी जो उस टीसीएस के पैटर्न को क्रैक कर सके, समझे? और इरेशनल मेरा नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, मेरे साथ लिखो तुम लोग भी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कैन नॉट बी expressed in p/q फॉर्म, p/q फॉर्म। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा +-√3, +-π की वैल्यू एक्सेट्रा, मेरी √3 की वैल्यू, ये सब मेरा क्या, सब मेरा इरेशनल नंबर्स में आता है, सब इरेशनल नंबर्स में आता है सब। ओके, चलो तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके बच्चा पार्टी, आई होप आप सबको अभी तक का सीखा होगा, अच्छे समझा होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, जिस टॉपिक का नाम है इंटीजर्स। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक। पूर्णांक देखो आज का टाइम पे ना थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार से क्वेश्चंस भी रहेंगे और लिखना पड़ेगा आपको। ओके चलो, क्या है पूर्णांक? इंटीजर्स। और इंटीजर्स आर ऑल्सो अ रैशनल नंबर है, मैंने आपको बताया है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ओके, और रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ओके चलो, अब जब इसको मैं रैशनल नंबर में लिखूंगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक मैंने नंबर लिया 2, तो मैं इसको 2/1 लिखूंगा। तो इंटीजर्स में ऑलवेज क्यू की वैल्यू क्या होगी? मेरी 1 होगी। ये याद रखना, ये भी एक स्टैंडर्ड केस है, क्योंकि इंटीजर्स में हमेशा रैशनल नंबर में p/q के फॉर्म में q की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? q की वैल्यू 1 होती है। ओके, q की वैल्यू क्या होती है? q की वैल्यू 1 होती है। चलो
अभी इंटीजर्स को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एक क्या होता है मेरा, एक मेरा होता है नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, और एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव मेरा होता है जो -1, -2, -3 अप टू कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, और नॉन नेगेटिव क्या होता है, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक, ये मेरा होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब इसमें भी दो टाइप्स आते हैं इंटीजर्स में, जो एक होता है मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है मेरा नेगेटिव इंटीजर्स। तो वो इंपॉर्टेंट टाइप है, वो एग्जाम में पूछा भी गया एक बार। ओके, चलो इंटीजर्स। अगर आपको साइड में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का आवाज आ रहा हो तो साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसीलिए बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा आ रहा होगा। ओके, चलो देखो इंटीजर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। इंटीजर्स एक तो होता है मेरा, 3 टाइप के होते हैं, और वो 3 टाइप कौन सा मैं बताता हूँ। एक होता है मेरा नेगेटिव इंटीजर्स, और एक होता है मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक होता है मेरा न्यूट्रल इंटीजर। जी हाँ, न्यूट्रल इंटीजर, आपने इसके बारे में कभी शायद पढ़ा ना हो, क्या होता है न्यूट्रल इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर मेरा होता है -3, -2, मतलब जो माइनस हो और लेकिन पूरे नंबर हो, जैसे -22, -21, -47, क्या वो एक 47 एक पूरा नंबर है, बट वो क्या है, वो माइनस है, तो वो किस में आता है मेरा नेगेटिव इंटीजर्स में। और पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आता है, +1, +2, +3 अप टू कहाँ तक गया है, प्लस इन्फिनिटी तक गया। ओके, तो ये मेरा किस में आता है, मेरा आता है पॉजिटिव इंटीजर्स में। और न्यूट्रल में मेरा कौन सा नंबर आता है, इसमें आता है मेरा 0। क्या आता है, 0 आता है। 0 एक बहुत ही खास नंबर है जिसकी खोज भारत ने की थी, वो भी किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी 0 की खोज। ओके, तो 0 एक स्पेशल नंबर है, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है, नंबर ऑफ जीरोस। समझ सकते हो, नंबर ऑफ जीरो से पूरा का पूरा एक टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंदर, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, चलो देखो अब, हाँ इसके अंदर एक चीज और लिख लो, नेचुरल नंबर्स। क्या लिखना है आपको, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मेरा क्या होता है, जो 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक गया नाई। ओके, तो मेरा नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाए, वो मेरा क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है। एंड रिमेंबर, इसके अंदर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स नहीं आते, क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक संख्याएं। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए इंटीजर्स में और 2 टाइप होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो होते हैं मेरे इवन इंटीजर्स और होते हैं ऑड इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी 2 टाइप, कौन से, एक मेरा होता है इवन इंटीजर्स और एक मेरा होता है ऑड इंटीजर्स। ओके, तो इवन इंटीजर्स मतलब सम संख्याएं, जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं, विच नंबर्स डिविजिबल बाय 2, विच नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ओके, जो 2 से विभाजित होती हैं पूरी तरह, लाइक जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि इवन नंबर्स अनंत है जिसकी कोई गिनती नहीं उसके बाद। ओके, और इवन इंटीजर्स को 2k के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इवन इंटीजर्स को 2k के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इंटीजर्स क्या होते हैं, which numbers are not divisible by 2, which numbers are not divisible by 2, like
3 5 7 9 1 3 5 7 9 11 13 और इनको हम लोग 2 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑड इंटीजर्स को 2 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, इसको हमेशा याद रखना। इवन इंटीजर्स को 2k के फॉर्म में और ऑड इंटीजर्स को 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। लाइक ऐसे अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 माइनस 1, और 3 लेता हूँ इसको मैं 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ। ओके, जहाँ पे k की वैल्यू 1 होगी। समझ गए? तो ये दोनों रिलेशन है, याद रखना, स्टेटमेंट में यूज हो सकते हैं दोनों। ओके तो इसके अंदर कुछ रिलेशंस है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, जो कि है हमारा, अगर मैं ऑड में ऑड को जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो मेरे को मिलता है इवन नंबर। तो क्या मिलता है? मेरे को मिलता है इवन नंबर। ओके, अगर मैं इवन में इवन को प्लस करूंगा या माइनस करूंगा तो मेरे को मिलेगा इवन नंबर ही मेरे को मिलेगा, और अगर मैं ऑड में इवन नंबर को जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो मेरे को मिलेगा ऑड नंबर। ये रिलेशन को याद रखो, भूलो मत, क्योंकि इसी रिलेशन पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर मैं ऑड में ऑड को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को ऑड नंबर मिलेगा। और अगर मैं ऑड में इवन को मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन नंबर आएगा, और अगर इवन में इवन को मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन नंबर आएगा। लाइक अगर समझना चाहते हो तो एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं 3 में 3 जोड़ूंगा, दोनों ऑड है तो 6 मिलेगा, और अगर मैं 2 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 मेरा का इवन है, और अगर मैं 2 में से 2 को घटा दूंगा तो 0 आएगा। 0 भी एक इवन नंबर है। ओके, तो यहाँ पे एक और लिखे ना, 0 इज ऑल्सो इवन नंबर। 0 भी एक इवन नंबर है, इसको भी हम लोग 0 मतलब 2 इंटू 0 0, यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। एंड k, और यहाँ पे k जो रोल अदा करेगा, k इज अ होल नंबर। k इज अ होल नंबर। देखो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वेट, k इज अ होल नंबर। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि अगर इवन इंटीजर्स को 2k के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऑड इंटीजर्स को 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो k की वैल्यू क्या? k एक होल नंबर है, तभी ये पूरा बन पाएगा। और अगर k की वैल्यू, अगर आपने गलती से लिखा कि k इज अ नेचुरल नंबर, तो वो गलत होगा। k इज अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर मेरा क्या होता है? होल नंबर मेरा होता है जिसके अंदर 0 आते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ ताकि नोट्स प्रॉपर बन सके। ओके, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिनके अंदर नेचुरल नंबर तो होते ही होते हैं, प्लस उनके साथ में 0 भी होता है। 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। समझ गए? होल नंबर्स क्या होता है मेरा? जिसके अंदर 0। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर जो मेरा k की वैल्यू क्या है? मेरी होल नंबर है। k इज में होल नंबर, वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। समझ गए? सो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे किसको? अभी हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर्स को। किसको? नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स मेरे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स मेरे होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ये मेरे क्या होते हैं? मेरे होते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, जो आप सबको पता ही होगा। वो एक तो होता है मेरा प्राइम नंबर्स। क्या होता है? एक होता है मेरा प्राइम नंबर्स और एक होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। ओके, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मेरा होता है जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं जिनके, कि क्या होते हैं? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई नंबर n है तो उसके 2 फैक्टर क्या होंगे? एक तो
वन होगा। वन इज अ यूनिवर्सल फैक्टर, यहाँ पे लिख के ले लो, वन इज अ यूनिवर्सल फैक्टर, वन इज अ यूनिवर्सल फैक्टर, इसको याद कर लो। और वो नंबर खुद उस नंबर का फैक्टर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, 7 के दो फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक 7 खुद होगा। और मैंने लिख लिया 13, 13 में एक उसका फैक्टर होगा और एक 13 खुद होगा। तो यही होते हैं मेरे प्राइम नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मोर देन 3 फैक्टर्स, जिसके 3 फैक्टर, जिनके 3 फैक्टर हो, किसने 3 फैक्टर्स और मोर देन 3 फैक्टर्स, मोर देन मिनिमम 3 फैक्टर्स होने ही चाहिए कंपोजिट नंबर के, 3 फैक्टर्स और मोर देन 3 फैक्टर्स, मोर देन 3 फैक्टर्स। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया नंबर 10, 10 के फैक्टर्स क्या, 1 है, 2 है, फिर में 5 है और 10 खुद उसका एक फैक्टर है। इसके बाद मैंने लिख लिया 9, 9 के फैक्टर्स 1, 3, 9, 3 फैक्टर। ओके, तो ये सब मेरे हो गए, ये सब मेरे हो गए कंपोजिट नंबर जिनके 3 से ज़्यादा फैक्टर या फिर सिर्फ 3 हो, मतलब जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो तो कंपोजिट नंबर में आ ही जाएंगे। प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स और कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर, मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए और 3 से ज़्यादा होने चाहिए, तो वो मेरा क्या होता है, मेरा होता है कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो एक एक नंबर का हम लोग डेफिनेशन लिख के लेते हैं। अभी कलर चेंज कर लेते, कब से ये लिख रहे, अभी लिखते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। क्या लिखते हैं, प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ओके, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, वो क्या है मेरा 6k + -1। क्या हुआ मेरा 6k + -1। ये क्या है, जो नंबर 3 से बड़े हैं, जो नंबर 3 से बड़े हैं उनको 6k + -1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। विच प्राइम नंबर्स, विच प्राइम नंबर्स are greater than 3, are greater than 3 can be written in the form of 6k + -1। इसको याद रखना, 3 से बड़े होंगे। और प्राइम नंबर मेरे होते क्या है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, हमने सब बातें की, लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है ये बात नहीं की अभी तक। प्राइम नंबर का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है मेरा 2। अगर कोई बोलेगा सर 1, क्योंकि 1 खुद का फैक्टर भी और 1 को 1 डिवाइड भी करता है, गलत। 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1। अब भले वो 1 से डिवाइड भी होता हो, वो तो एक ही फैक्टर हुआ ना, 1 ही। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है मेरा 2 है। 2, फिर उसके बाद में सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है मेरा 2 है। 2 के बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये बढ़ते ही जाएगा अनलिमिटेड तक, इन्फिनिटी। ओके, तो इसके अंदर एक और स्टेटमेंट मिलता है आपको, ओनली इवन प्राइम नंबर क्या है मेरा 2 है, ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा कौन सा है, वो क्या आएगा मेरा 2 आएगा। एंड एक और स्टेटमेंट, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। स्टेटमेंट याद रखो, ये सब एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में से डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के ही क्वेश्चंस आते हैं बस, और दूसरे कोई क्वेश्चंस नहीं आते। सिर्फ किसके क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट के। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया, कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स बताओ। कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो होते हैं मेरे 3, 5 और 7, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 का गैप है। ओके, तो कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स का पेयर क्या है 3, 5, 7। ये एक
स्टेटमेंट भी है, क्योंकि केवल 3 5 7 ही ऐसा 3 नंबर है जो क्या है कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर है। इनके बाद में और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिनके बीच में सेम गैप हो, जिनके बीच में सेम गैप हो प्राइम नंबर्स के बीच में। तो 3 5 7 इसको याद रखना, इसको भूलना मत, इसको याद रखना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी टॉपिक का नाम डालो ट्विन प्राइम नंबर। क्या? ट्विन प्राइम। टॉपिक का नाम डालो अभी ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का गैप हो, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच 2 का गैप हो। ओके, द प्राइम नंबर्स, द प्राइम नंबर्स which are having gap of gap of 2, और हिंदी में लिखना चाहते हो तो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच 2 का गैप हो, इन योर ओन लैंग्वेज, जिनके बीच 2 का गैप हो। ओके, जैसे मैंने लिख दिया 11 और 13 प्राइम नंबर है और गैप कितने का है? 2 का। 17 और 19 प्राइम नंबर और गैप कितने का है? 2 का है। 5 और 7 प्राइम नंबर से दोनों और गैप कितने का है? 2 का है। ये मेरे क्या होते हैं? मेरे होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ये क्या होते हैं मेरे? ये मेरे होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है प्राइम नंबर्स को लेके, आप वो लिख के लीजिए। 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 15 प्राइम नंबर्स। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 15 प्राइम नंबर्स। फिर उसके बाद 51 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 10 प्राइम नंबर्स। 51 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 10 प्राइम नंबर होते हैं। ओके, फिर उसके बाद में 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स। देखिए ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है, द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50, प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 to 100, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। समझे? तो आपको ये डायरेक्ट याद होने चाहिए, 15, 10 और 25। इनको भूलिए मत, अपने नोट्स में अच्छे से डाल लीजिए इनको। ओके, और प्राइम नंबर का मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया? प्राइम नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया 6k + -1। क्या बताया मैंने? 6k + -1। और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म और होता है प्राइम नंबर्स का, जो मेरा होता है प्राइम नंबर्स का, वो मेरा होता है 6k + 5। 6k + 5। अभी 6k + 5 क्यों होता है? देखिए जैसे अगर मैंने इसे ये मेरा क्या है? 6k + 1 है और 6k - 1 है ना। अब अगर मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा मेरा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा? -1 बचेगा। ओके, और अगर मैं 6k + 5 को 6 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? रिमाइंडर 5 बचेगा। यही 5 मेरा और क्या होगा? -1 होगा। अभी आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ये मेरा रिमाइंडर के कंसेप्ट में, जब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे ना कि ये 5 और -1 एक कैसे हैं 6 से डिवाइड करने के बाद में, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। अभी केवल इसको याद करके रखो आप। ओके, ये तो मैंने केवल बताने के लिए बता दिया आपको, बट इतना आपको क्या करना है? इतना आपको याद कर लेना है ये। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड वाला है, और ये उसके आगे का रूल है जो उसकी सीरीज में पढ़ता है। ओके, अब ये देखो, अब प्राइम नंबर्स को 6k + 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि जिन नंबर्स को 6k + 1 के फॉर्म में लिखा जाए वो प्राइम नंबर्स ही होंगे। ओके, prime numbers can be written in the form of 6k + -1, but it is not necessary the numbers which is written in the form of 6k + -1 is a prime numbers। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 25, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 6 चौक 24 1 25। तो क्या 25 मेरा प्राइम नंबर है? बिल्कुल भी नहीं। 6k + -1 के फॉर्म में लिखा हुआ हर नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन प्राइम नंबर 6k + -1 के फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। समझे? प्राइम नंबर 6k + -1 के फॉर्म में ही लिखा जा सकता है और कोई दूसरा फॉर्म नहीं है उसका।
बट 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ हर नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। हर प्राइम नंबर 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ होता है। समझा? 2 बार बोल चुका हूं मैं, तीसरी बार फिर से बोल देता हूं। 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ हर नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ होता है। समझा? ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अभी नाम डालिए आप लोग रिलेटिवली प्राइम। क्या डालिए? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। इसका मतलब होता है हिंदी में सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या, इसका मतलब कहता है ऐसी कोई भी नंबर जिनका HCF 1 हो। नंबर्स विच HCF इज 1, जैसे HCF 2 नंबर्स का अगर 1 है तो वो मेरा क्या होगा? वो मेरा रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 4 और 9, इनके बीच में कुछ कॉमन है नहीं, तो इनका HCF कितना होगा? 1 होगा। ओके, जिन दोनों नंबर्स के बीच में कुछ कॉमन ना हो, HCF भी भूल जाओ यार, HCF भी भूल जाओ। जिन दोनों नंबर्स के बीच में कुछ कॉमन ना हो, अब यहाँ पे जरूरी नहीं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है प्राइम नंबर्स, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रैकेट में जो नंबर लिखा हो वो प्राइम नंबर्स हो। रिलेटिवली प्राइम का मतलब भी यही है कि उनके बीच में कुछ कॉमन ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 और 3 नहीं, 2 और 9, 2 और 9। ओके, तो 9 और 2, तो इनके बीच में क्या कुछ भी कॉमन नहीं है। जिन नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा एक ब्रैकेट के अंदर है, तो वो मेरा क्या होगा? मेरा रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये क्या हो रहा है? ओके, तो जिन नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा वो मेरा क्या होगा? वो मेरा रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होगा। ओके, जैसे कि अगर आपने ब्रैकेट में लिख दिया 3 और 6, तो 6 और 3 आपस में क्या है? कॉमन है, तो क्या वो मेरा प्राइम नंबर है? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता कभी। इसमें 3 और 6 लिखा, तो क्या 3 और 6 मेरा रिलेटिवली प्राइम नंबर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आपस में क्या है? 6 के अंदर 3 आता है, तो इन ब्रैकेट्स में प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है। इन ब्रैकेट्स में प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है, बट इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी ना हो ये ज़रूरी है। वो मेरा क्या होता है? मेरा होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। अगर अभी भी नहीं समझा है तो वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देखो बच्चों, अच्छे से समझ में आएगा। रिलेटिवली प्राइम नंबर मेरा क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम नंबर मेरा वो होता है, 2 नंबर का पेयर होगा जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और नंबर्स का प्राइम होना कंपलसरी नहीं है। नंबर्स प्राइम होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है, बट उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक, एक कंसेप्ट और आता है जो मेरा होता है को प्राइम नंबर्स का। जो मेरा क्या होता है? को प्राइम नंबर्स का होता है। तो ये फटाफट देख लो, क्योंकि आज हम लोग इतने पे रखते हैं। इसके बाद में जो होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है? पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर का पेयर मेरा क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 और 11, उसके बाद में 17 और 23, 11 और 13। ओके, ये मेरा क्या होता है? ये मेरा होता है को प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर का पेयर मेरा को प्राइम नंबर होता है। 2 प्राइम नंबर का पेयर मेरा क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। ओके, अच्छे समझा आपको हमने ओके बच्चों, तो को प्राइम और रिलेटिवली को प्राइम अच्छे से समझा होगा। रिलेटिवली को प्राइम क्या होता है? जिन 2 नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, बस ये होता है मेरा रिलेटिवली को प्राइम। और को प्राइम मतलब मेरा क्या होता है? को प्राइम मतलब मेरा होता है पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। शायद एक टॉपिक हमारा और बच गया जो हमारा है कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर्स, बस यही एक लास्ट टॉपिक है आज का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में। इसके बाद एक शायद से बचता है परफेक्ट नंबर, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। जिनके 2 से 1 या जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो। जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया 4, इसके फैक्टर्स कितने? 1, 2 और 4 खुद। ओके, मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया 9, 1, 3 और 9।
फिर मैंने नंबर लिया, जैसे 24 लिया मैंने, तो 1 2 4 6 और खुद 24। ऐसे नंबर्स मेरे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, जिनके दो से अधिक फैक्टर हो, जिनके दो से अधिक फैक्टर। और मिनिमम कितने हो, मिनिमम तो कम से कम 3 फैक्टर होने ही चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आती है जो आप लोग ध्यान में रखो, 1 इज नेदर प्राइम, 1 इज नेदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। 1 मेरा ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट उठा के पूछा जा सकता है। ओके, फिर इसके बाद कंपोजिट नंबर चालू कहाँ से होता है, 4 से चालू होता है। ओके, कंपोजिट नंबर 4 से चालू होता है, क्योंकि 1 का 1 फैक्टर, 2 का 2 फैक्टर, 3 के 2 फैक्टर है केवल, तो 4 के 3 फैक्टर होते हैं, 1 2 4। उसके बाद में 6 आता है, 8 9 10 12 अप टू ये इन्फिनिटी तक है, कितना भी रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीखने लायक है, वो हमारी है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और ये 9 मेरा क्या होता है, 9 मेरा होता है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ये मेरा क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। क्या होता है मेरा ये, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ओके, सो रिमेंबर गाइस, आज का लेक्चर मैंने जितना भी पढ़ाया है आपको, उसके अच्छे से नोट्स बनाओ। ओके, और ये जो लेक्चर सीरीज़ प्रोवाइड करवाई गई ये स्टडी कैंपस द्वारा आप सबके लिए बिल्कुल फ्री में। अगर आप में से किसी को ऑफलाइन पढ़ने की इच्छा हो, टीचर से इंटरेक्ट 1 to 1, तो आप सब दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी वेबसाइट भी दी हुई है studycampus.in करके, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं अंकुश मिश्रा हूँ, और यहाँ पे आप इस नंबर सिस्टम, मतलब जो भी एप्टीट्यूड का सीरीज शुरू हुआ है, आप लोग इसके थ्रू एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, सीडीएस, एफकेट, यूपीएस एंड अदर वेरियस स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में पढ़ सकते हो, जो कि अपने लेक्चर अपने पीक पे होगा गाइस। ये मेरी गारंटी है आप सबको, बस कंटिन्यूटी आप बनाए रखें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो स्टडी कैंपस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए इसको। ओके, और अगर आपको मुझसे पढ़ने की इच्छा है तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए। आप ऑफलाइन में मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।